हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम हिंदी पार्ट डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ भाववाचक संज्ञा है। आपको दिए गए ऑप्शंस में से भाववाचक संज्ञा जो है वो चूज़ करना है। संज्ञा क्या होती है आपको पता ही है, किसी भी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी प्लेस आदि के नाम को हम संज्ञा कह देते हैं। तो संज्ञा के अलग अलग भेद भी होते हैं, जिसमें एक होता है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, किसी गुण, किसी दशा, किसी स्वभाव को जो शब्द प्रकट करते हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है देखिए, पहला है बूढ़ा, दूसरा भी है बूढ़ा, सी है बुढ़िया और डी है बुढ़ापा। जो बुढ़ापा शब्द है वो एक दशा का वर्णन कर रहा है। जैसे बचपन में होता है, कोई बच्चा है उसका बचपन है, जब जवानी है, इसी तरह से बुढ़ापा है, एक स्टेज को प्रकट कर रहा है, एक दशा का प्रकट कर रहा है ये शब्द। तो यही यहाँ पे क्या है, भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रूढ़ी शब्द है। रूढ़ी शब्द जो होते हैं इनको हम और भी क्या कहते हैं, मूल शब्द। रूढ़ी शब्द जो हैं वो शब्द होते हैं जो बहुत लंबे समय से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते आ रहे हैं और इनका निर्माण किसी अन्य शब्द से नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये जैसे थे वैसे ही यूज़ होते आ रहे हैं। इनके अंदर कोई भी अन्य दो शब्दों से मिलकर इनको नहीं बनाया गया है। और चीज़ इसमें क्या होती है कि रूढ़ी शब्द जो होते हैं इनके सार्थक खंड, सार्थक मतलब मीनिंगफुल और खंड मतलब पार्ट्स, है ना। मीनिंगफुल पार्ट्स जो हैं इनके नहीं होते हैं, तो इनको हम रूढ़ी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, आपको ऑप्शंस देख के आइडिया हो जाएगा कि इसमें रूढ़ी शब्द कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन ए है आपका देवालय। तो देवालय जो है वो देव प्लस आलय, है ना, दो अलग अलग शब्दों से बना हुआ है। देव मतलब किस देवता के लिए यूज़ हुआ है और आलय मतलब होता है घर, है ना। तो देवता का घर जो होता है उसको हम देवालय कह देते हैं। ठीक है, तो इत्यादि जो है वो भी इति और आदि दो शब्दों से बना है। घबराहट जो है वो घबराने से बना हुआ है, मतलब ये मूल रूप में ऐसा नहीं है, ये घबराने से घबराहट, है ना, बना हुआ है। तो यहाँ पे ऐसा शब्द कौन सा है जो मूल रूप से जैसा था वैसा ही है और किन्हीं दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से भी नहीं बना है और ना ही उसके सार्थक खंड हो सकते हैं, तो वो है महल। ठीक है, महल जो है वो काफ़ी मतलब लंबे टाइम से, हमेशा से वो एज इट इज़ ही यूज़ होता आ रहा है और इसके निर्माण में कोई दो शब्द जो हैं, जैसे ये देवालय में देव और आलय दो शब्दों से मिलके बना है, वैसे ये दो शब्दों से मिलके नहीं बना हुआ है। और तीसरी बात कि इसके हम टुकड़े भी नहीं कर सकते हैं, इसके हम खंड भी नहीं कर सकते हैं, और अगर हम ज़बरदस्ती करते भी हैं तो उनका कुछ मीनिंग नहीं होता है, मतलब मीनिंगफुल पार्ट्स जो हैं वो नहीं यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, रूढ़ी शब्द है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यौगिक शब्द है। अब यौगिक क्या होता है, यौगिक का मतलब ही होता है मेल से बना हुआ, मतलब जो कम्बिनेशन से बना है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा शब्द भी हो सकते हैं, वैसे दो शब्दों के कम्बिनेशन से बना हुआ हो उनको हम यौगिक शब्द कह देते हैं। जो शब्द किसी रूढ़ शब्द तथा रूढ़ शब्द के आगे और हम कह दें कि उपसर्ग लग जाए या पीछे प्रत्यय लग जाए, तो उनके कॉम्बिनेशन से जो शब्द बनता है उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, ये साथ ही साथ एक और तरह के शब्द होते हैं हमारे पास, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो ये जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, जिन यौगिक शब्दों का अर्थ किसी तीसरे अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब जिनका मीनिंग जो है वो बने तो योग से ही होंगे, मेल से ही बने होंगे, पर इनका मीनिंग जो है वो किसी तीसरे शब्द की ओर भी इशारा करेगा, तो वो योग रूढ़ हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। जैसे सज्जन लिखा है तो आपको पता ही है, सज्जन जो है वो भी सत और जन दो के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, इसी तरह से लंबोदर जो है वो लंबा प्लस उदर से बना है। ठीक है, परम जो है वो किसी तरह का यौगिक शब्द नहीं है, क्योंकि ये किसी के कॉम्बिनेशन से नहीं बना है। और डी जो है ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमें ये देखना है कि सज्जन है यौगिक या
योग रूढ़ है, सॉरी लंबोदर जो है वो है हमारे पास यौगिक शब्द। तो अभी अभी हमने क्या बोला कि योग रूढ़ जो हैं वो ऐसे शब्द हैं जो हमारे पास ऐसे यौगिक शब्द ही हैं वो जो किसी तीसरे की ओर इशारा कर दें, जिसका कुछ अलग मीनिंग भी बन जाता है, तीसरा अर्थ भी निकल जाता है। जैसे लंबोदर जो है वो हम गणेश जी के लिए, भगवान गणेश जी के लिए भी बोलते हैं, उनको लंबोदर भी बोला जाता है। तो लंबोदर जो है यहाँ पे ये बना तो दो अलग अलग शब्दों से ही है, लेकिन ये किसी तीसरे अर्थ की ओर भी इशारा कर रहा है। तो ये जो है लंबोदर वो क्या हो गया, योग रूढ़ शब्द हो गया आपका। जो सज्जन है वही यहाँ पे क्या है, यौगिक शब्द है जो हमें चाहिए था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राकेश का संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपको पता ही है, संधि विच्छेद में से ज़रूर क्वेश्चन जो है, जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने अब तक डिस्कस किए हैं, संधि या संधि विच्छेद में से ज़रूर आपको एक क्वेश्चन आता ही है। तो राकेश का संधि विच्छेद जो है वो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा। राका प्लस ईश जो है वो राइट संधि विच्छेद है राकेश का। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, इनमें से सर्वनाम शब्द है। अब आपको इसमें सर्वनाम चूज़ करना है। तो सर्वनाम भी आपको पता ही है, संज्ञा की जगह पे जो शब्द हम यूज़ करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, है ना, इस तरह के शब्द। अब जैसे सपोज़ कि मोहिनी स्कूल गई, वहाँ से आते ही वो अपनी सहेली के साथ उसके घर जाएगी। तो मोहिनी की जगह पे वहाँ से आते ही वह, है ना, स्कूल की जगह पे हो गया, पहले वो स्कूल गई तो स्कूल की जगह पे वहाँ आ गया, और मोहिनी की जगह पे वह आ गया। तो ये जो वहाँ वह शब्द जो संज्ञा की जगह पे यूज़ हो रहे हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपके पास उसका शब्द जो है वही एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा की जगह पे यूज़ किया जाता है, तो यही सर्वनाम है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विशेषण शब्द बताना है आपको। तो विशेषण शब्द वो होते हैं जो किसी तरह की विशेषता प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विशेषता वाला शब्द कौन सा है, ऑप्शन सी है आपका वैष्णव, ठीक है। तो वैष्णव जो है, जो भगवान विष्णु जी के मानने वाले हैं उनको हम वैष्णव कह देते हैं। तो ये इनकी विशेषता है कि वैष्णव यहाँ पे राइट ऑप्शन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शुद्ध शब्द। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आमिष लिखा है, ये तो वैसे ही गलत है, आमिष नहीं होता है, आमिष होता है। तो राइट वाला ऑप्शन डी है आपका, आमिष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है आपका वेहद कौन सा समास है। तो ये हम पहले भी बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जो वेहद है आपका वो बे प्लस हद, दो शब्दों से जुड़ के बना हुआ है, ठीक है। तो हद तो आपको पता ही है ना, लिमिट्स को हम हद कह देते हैं, और बेहद मतलब जिसमें कोई लिमिट ना हो, है ना, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया हमारे पास, और ये हो गया पूर्व पद, और दूसरा हो गया उत्तर पद हमारे पास, ठीक है। तो हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास प्रथम पद जो है, पूर्व पद जो है, उसकी प्रधानता हो, वो इम्पोर्टेंस रखता हो, और साथ ही साथ वो क्या हो, एक अव्ययी शब्द हो, ठीक है, और वो इसका मीनिंग अलग ही मतलब मीनिंग बना दे, ठीक है। तो हद में जब बे जुड़ेगा तो बेहद बन जाएगा। हद मतलब लिमिट होता है, और बेहद मतलब लिमिटलेस हो गया, है ना, लिमिट नहीं है जिसकी, ठीक है। तो वे लगने से इसका अलग ही मीनिंग बन गया है। तो बे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी प्रधानता है, और साथ ही साथ वो क्या है, एक अव्ययी शब्द है जिसमें अगर हम ग्रामेटिकली कोई चेंज करना चाहें, उसका वचन बदलना चाहें, उसके स्त्रीलिंग या पुल्लिंग बनाना चाहें तो वो नहीं बनता है। तो वैसे शब्द अव्ययी शब्द होते हैं। तो ऐसे हमारे पास जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो कौन सा समास जो है वहाँ अप्लाई होता है, अव्ययी भाव होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अतिथि का पर्यायवाची है। ये तो बहुत ही आसान है, हर किसी को इसमें ऑप्शन देख के ही पता चल जाएगा
कि बेटा तो बिल्कुल नहीं होता है अतिथि, अतिथि गेस्ट को बोलते हैं, तो सगा भी नहीं होता है, कुटुंब का मतलब भी नहीं होता है अतिथि। तो बचा आपके पास अभ्यागत। अभ्यागत जो है वो अतिथि का पर्यायवाची है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास इति का विपरीतार्थक। इति शब्द जो है इसका विपरीतार्थक बताना है। विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द बताना है। इति का मतलब होता है अंत, ठीक है। इति का मतलब होता है अंत या समाप्त या पूर्णतः, ठीक है। मतलब पूर्ण हो गया है, अंत हो गया है या समाप्त हो गया है, तो उसका विपरीत अर्थक ऑब्वियसली क्या होगा, शुरू होगा। तो राइट ऑप्शन आपका बी रहेगा यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जो कम जानता है। जो बहुत ही कम जानता है, ये फिर से आ गया आपके पास अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको चूज़ करना है। जो कम जानता है उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं। ये आपने बहुत बार पढ़ रखा होगा, तो ये बहुत ही आसान सा था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका अंधा बनाना मुहावरा। मुहावरे पार्ट से भी आपको ज़रूर क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आते हैं, तो इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अंधा बनाना, अंधा बनाना में आपके पास देखिए फर्स्ट है धूल झोंकना, देन है आपके पास धूल चटाना, देन है धोखा देना, देन ईमान दिखाना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो रहेगा धूल चटाना, ठीक है जी। अंधा बनाना मतलब धूल चटाना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका गिलास हाथ से छूट गया में कारक। कारक जो हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। कारक की 8 टाइप्स होती हैं, 8 भेद होते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई, ठीक है, से या जुदाई जैसी फीलिंग आ रही हो, जिस सेंटेंस में आपको से दिख जाए या फिर ऐसे जुदाई जैसी फीलिंग आ रही हो, जैसे गिलास हाथ से छूट गया। तो जब गिलास हाथ से छूट गया मतलब वो गिलास जो है वो हाथ से जुदा हो गया, अलग हो गया, तो वहाँ पे हमेशा क्या आएगा, अपादान आएगा, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर है आपका अपनी करनी पार उतरनी कहावत का अर्थ। ये आपकी लोकोक्ति पाठ से आ गया है। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब होता है कर्म का फल जो है वो सबको ही भोगना पड़ता है, मतलब जो जैसा करेगा उसको वैसा ही भोगना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 33 नंबर ई है। आपको ये जो ई है ये बताना है कि ये क्या है। आपको पता ही है ये एक स्वर है ना। वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं इनको हम स्वर और व्यंजन में डिवाइड करते हैं, तो ई जो है वो स्वर होते हैं, ठीक है। अच्छा जी अगला है हमारे पास है। अंग अंगूर भी कह देते हैं हम इसको, है। ये क्या है, अब इस पे बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि ये क्या चीज़ है हमारे पास। अब देखिए वैसे तो यहाँ पे स्वर में आना चाहिए था, स्वर यहाँ पे है ही नहीं ऑप्शन, ठीक है। तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच में 2 ऐसी ध्वनियाँ हैं, मतलब ये एक्चुअली पूरा स्वर भी नहीं कहते इनको हम, और ना ही पूरी तरह से ये व्यंजन होते हैं, ये बीच में होते हैं, जो ना तो शुद्धतः स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, ये इनके कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, ठीक है। तो जैसे एक होता है हमारे पास और दूसरा होता है ये, ठीक है, जिसके पीछे इस तरह से 2 विसर्ग लगती हैं, ठीक है। तो पहले वाला जो होता है इनको हम अनुस्वार कहते हैं और विसर्ग भी, इसको विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अनुस्वार और विसर्ग भी कहते हैं। और यहाँ पे जो इनका हमारे पास पूछा गया है ऑप्शन में, तो ये देखिए ऑप्शन में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम चलें तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन देखें तो ये वो तो है ही नहीं, ठीक है। आपके पास जो हमारे पास ये जो हमारे पास ऑप्शन है, शब्द तो ये नहीं है, व्यंजन भी ये नहीं है और ये दीर्घ भी नहीं है, तो हमारे पास बचा क्या है यहाँ पे, बचा है यहाँ पे आयोग वाह। आयोग वाह में आते हैं ये हमारे पास जो है, की जो मात्रा है। अब ये आयोग वाह क्या होते हैं, हिंदी वर्णमाला में वही जो हमने अभी अभी पहले डिस्कस किया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच में जो 2 ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो ना तो शुद्धतः स्वर हैं और ना ही शुद्धतः
व्यंजन है, मतलब ना तो इनको हम स्वर में काउंट करते हैं पूरी तरह से, ना ही व्यंजन में, ये उनके कम्बिनेशन से बनते हैं। तो इन ध्वनियों को हम अयोगवाह भी कह देते हैं। और इनके वैसे अगर नाम की बात करें तो अ को हम अनुस्वार और ये वाले को हम विसर्ग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी रहेगा अयोगवाह। चलिए आगे चलते हैं। अग्नि जो है वो कौन सा शब्द है? अग्नि शब्द जो है वो कौन सा शब्द है? अब इसको समझने के लिए आपको ऑप्शन देखने हैं। देशज यानी कि देशी शब्द है, तत्सम शब्द है, या तद्भव शब्द है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो ये भी हम पहले से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि तत्सम और तद्भव कौन से होते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जिनमें जैसे जो संस्कृत भाषा से एज इट इज़ लिए गए हैं और इनको हम अगर ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और तद्भव वो होते हैं जिनमें हमने टाइम टू टाइम क्या कर दिए हुए हैं, चेंजेस कर दिए हुए हैं, जिनका मतलब जो है वही है पर उनकी जगह पे हम नए शब्द का यूज़ करते हैं, तो वो तद्भव बन जाते हैं। तो अग्नि जो है वो आपको पता है आग के लिए आजकल हम आग लिखते हैं अग्नि की जगह पे, तो आग तद्भव हो गया, लेकिन उसका पुराना रूप जो है संस्कृत भाषा में जो यूज़ होता है वो क्या होता है, अग्नि होता है। तो अग्नि जो है यहाँ पे तत्सम शब्द है। चलिए अब आ गया हमारा यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ अति का उपसर्ग शब्द बनता है। अति का उपसर्ग, ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि अति जो है वो किस में उपसर्ग के तौर पे लगा हुआ है। उपसर्ग वो होते हैं जो किसी भी शब्द के आगे जुड़ते हैं, है ना, और प्रत्यय जो हैं वो पीछे जुड़ते हैं। तो अति प्लस अंत में होता है अत्यंत। अति प्लस अंत जब बनते हैं तो ये बनता है अत्यंत, मतलब अंत के आगे अति जुड़ेगा तो बनेगा अत्यंत। तो यही इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको आपकी प्रेपरेशन में हेल्प करेगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।